नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देश में सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे थे। ऐसा लगा था कि देश की अराजकताओं के खिलाफ उनके लिए गए फैसले मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। फिर चाहे वो राजनीतिक कुव्यवस्था हो या नीतिगत मामले हों, जहां भी गड़बड़ी होगी वहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का पताका लहरा देंगे और देश की जनता के बीच न्याय का भरोसा, न्याय की अलख जगा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से सवालों की बौछार कर दी गई है, उन पर सवालों की बारिश कर दी गई है और एक एक सवाल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को सीधे दिल पर लगने वाले हैं, चुभने वाले हैं। तो चलिए उन सवालों की शुरुआत करते हैं, जिसका जवाब तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देने के मूड में आ भी गए, तब भी उन्हें इतने तकलीफ महसूस होगी कि वो अपने कार्यकाल के लिए किस रूप में जाने जाएंगे, वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनकी कार्यशैली क्या जनता में भरोसा दे गई या निराशा से भर गई है। ये देखिए, यहां लोग कह रहे हैं सवालों की झड़ी लगाते हुए सीजेआई साहब से कि सीजेआई साहब जी, आपको इतिहास में लोग विचित्र और अजीब फैसले के लिए जानेंगे। वो कैसे होगा? क्योंकि आपने हर फैसले अधूरे छोड़े हैं और उसमें सवाल डालकर रख दिया है। फैसले लेने की क्षमता पर सवाल खड़े हुए हैं सीजेआई साहब। तो चलिए पॉइंट दर पॉइंट आपको बताते हैं। The Maharashtra government of the BJP is constitutionally illegal, but we can't do anything. इसका मतलब समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो महाराष्ट्र सरकार है वो संवैधानिक रूप से अवैध है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। फिर आपने न्याय कहां दिया? ये तो अन्याय हो गया ना। पॉइंट नंबर 2 कि प्रथम दृष्टया अडानी शेयर बाजार में हेरफेर करने में शामिल दिखता है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान होता है, लेकिन हम इसकी जांच नहीं करेंगे। हम सेबी को जांच करने देंगे और आगे की कार्रवाई तय करने देंगे। अडानी का मामला कितना बड़ा मामला था और कैसे लिपापोती कर दी गई, कैसे सेबी ने बस तारीख पर तारीख लेते लेते अंत में फैसला भी अपने पक्ष में कराया और खुद को वो ठेकेदार साबित कर दिया जिसका काम है कि मैं जो कहूं उसे ही कोर्ट माने। और सीजेआई साहब के बेंच ने, जजों ने मुहर लगा डाली कि हाँ, सेबी जो करेगा हम उस पर ही भरोसा करेंगे, बाकी किसी भी रिपोर्ट पर हमें यकीन नहीं है। तो फिर न्याय कहां है? जो अन्याय की बात थी वो अन्याय ही तो सामने रह गया ना सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब। देखिए पॉइंट नंबर 2 आपने देखा। तीसरा पॉइंट दिखाते हैं आपको कि कैसे एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि जो दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार है, ताकत उसके पास है, लेकिन अध्यादेश आया, पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, संवैधानिक बेंच में गया, बड़ी बेंच में गया। इन सब के बावजूद क्या हुआ? इसलिए यहां पर जो अगला सवाल है कि सेवाएं दिल्ली सरकार के पास रहनी चाहिए। सीजेआई के नेतृत्व वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐसा कहा था, लेकिन अब हम केंद्र द्वारा लाए गए अवैध बिल पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो आपने ये जो खासकर अभी तक के 3 पॉइंट्स देखे हैं, तीनों पॉइंट्स में क्या सीजेआई साहब अपने साहस का परिचय नहीं दे सकते थे? क्या जुडिशरी इसमें मुखर होकर सामने नहीं आ सकती थी? और जिस तरीके से जांच एजेंसियां मनमानी कर रही हैं, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट मुखर होकर सामने नहीं आ सकता था? और ये सब कुछ तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में चीजें हो रही हैं। लेकिन सीजेआई साहब से आप बड़ी बड़ी बातें करवा सकते हैं, बड़ी टिप्पणियां ले सकते हैं, वो ममता बनर्जी को तुरंत जवाब दे सकते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में कह सकते हैं कि हमारी अदालतों पर भरोसा कम हो गया है। इसके लिए वो निचली अदालतों पर दोष मढ़ सकते हैं, हाईकोर्ट को दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? और फिर सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों ने क्या किया? खुद जजों के बॉस ने क्या किया? यह सवाल है। देखिए अगला पॉइंट, किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी आदेश को
1 महीने से अधिक सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। यह न्यायपालिका की छवि खराब करता है और न्याय में देरी करता है। लेकिन वह खुद पिछले 1 साल से एल्डरमैन ऑर्डर पर बैठे हुए हैं। वो फैसला रिजर्व है, सुरक्षित है। कल भी हमने आपको एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दिखाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। वो खुद अपने ही आदेश या निर्देश का पालन करने से पीछे हट जा रहा है। आखिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो कहते हैं वो करते नहीं। आखिर ये क्यों? ये सवाल है। सीजेआई साहब को दर्द हो रहा होगा ऐसे सवाल सुनकर। वो जब रिटायर होंगे तो क्या जवाब देंगे देश को? इस देश को उन्होंने क्या फायदा दिया? अपने न्यायिक ताकत से उन्होंने क्या फैसला लिया? ये सवाल हमेशा खड़ा होता है। आपको याद है कि कैसे पंजाब में क्या हुआ था मेयर इलेक्शन के दौरान? अनिल मसीह ने क्या खेल किया था, सबको मालूम है। और सवाल फिर वही है कि अनिल मसीह मेयर चुनाव में हेरफेर करते हुए पकड़े गए। यह लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है। बड़ी बड़ी टिप्पणी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। अनिल मसीह को कटघरे में खड़ा होकर लताड़ा भी था। लेकिन सजा क्या मिली? हम उसे सजा नहीं देंगे। आखिर आपने फिर न्याय कहां किया? आपने उनके मनोबल को तोड़ा कहां, जहां उन्होंने लोकतंत्र में सरांध मचाने की कोशिश की? सीजेआई साहब जवाब तो देते जाते। अब देखिए एक और गंभीर मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं। इसे अनैतिक, असंवैधानिक सब कुछ कहा गया। फैसले तो बहुत बड़े आए, लेकिन तब तक बीजेपी ने चंदे से पैसे भरपूर कमा लिए। बाकी पार्टियों को भी मिले, लेकिन उनकी अपेक्षा कई गुना कम मिले। और इसमें बहुत सारी अनियमितताओं की बात कही गई। जैसे फार्मा कंपनियों के बारे में कहा गया, WHO ने उनके दवाओं को पास नहीं किया, बल्कि इंडिया में धड़ल्ले से पास किया गया। पता चलता है कि उन सब ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे दिए थे। और कई ऐसी कंपनियां हैं जो जांच एजेंसियों के दबाव में आकर बीजेपी को डोनेट करती चली गई। क्या किया सीजेआई साहब ने? सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को अनैतिक घोषित कर दिया। लेकिन जो अगली याचिका पड़ी हुई है SIT बनने के लिए, उस पर क्या कर रहे हैं? इसलिए कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अनैतिक और नागरिकों के प्रति विश्वासघात है। लेकिन हम क्विड प्रो क्वो और रिश्वत पर कोई जांच नहीं करेंगे, क्योंकि बस मामला लटकाएंगे, आप याचिका डाल दो, हम नहीं सुनेंगे। यह किसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे कदम उठाती है? यह एक गंभीर सवाल है जिसका जवाब मिलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए दिल्ली लिकर पॉलिसी के मामले में किस तरीके से जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर अन्य नेता हो, के कविता हो, सबको सलाखों के पीछे डाल रखा है। लेकिन इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, जबकि जांच एजेंसियों की मनमानी अदालतें साफ तौर पर देखती हैं। इस वजह से कहा गया है कि शराब किंग शरद रेड्डी द्वारा भाजपा को 60 करोड़ का भुगतान करना वैध है। लेकिन अभी तक उनके द्वारा आपको भुगतान की गई कोई भी रिश्वत अवैध और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लेकिन यहां फिर भी कोई कार्रवाई आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देख पाए हैं? दिखता ही नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। और ऐसे में हमारा और आपका दायित्व है कि ऐसे सवाल पूछकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी कटघरे में खड़ा करें कि आपने देश को क्या दिया है, इंसाफ के नाम पर देश को क्या मिला है। जजों की आलोचना करने से अब डरने का वक्त खत्म है। हर कोई कर रहा है। जो हमें पसंद नहीं हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। जिस फैसले में खामी है उस पर हम आलोचना कर सकते हैं। यह करने का अधिकार तो मिलना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। अब इसके लिए आप हमें जेल में डाल देंगे तो गलत बात है। कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि ईडी PMLA के तहत अवैध गिरफ्तारियों के साथ विपक्ष के खिलाफ साजिश में काम कर रहा है। लेकिन हम कठोर कानून को खत्म नहीं करेंगे। ये देखिए, ये खुद ईडी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, सीजेआई साहब ने लगाए, उनके बेंच के जजों ने आरोप लगाए क्या कि भाई ईडी मनमानी कर रही है। इन सब के बावजूद उन्होंने PMLA विजय मदन लाल चौधरी की फाइल पर कुंडली मारकर बैठना ही मुनासिब समझा है। बेंच भंग कर दिया जाना, इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं आना, यह साफ करता है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अक्षमता के पराकाष्ठा पर हैं, जहां पर वो फैसला लेने की क्षमता से दूर हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी टिप्पणी करते हैं। मुद्दे बड़े बड़े उठा तो लेते हैं, लेकिन उसमें
निष्कर्ष पर आना उनकी अदालत के बूते का इस वक्त नजर आ ही नहीं रहा है। और ऐसे में सबने कहा है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब के कौन सी कार्यशैली आपको पसंद नहीं है। और इसी पर हमने आज यह एक आंकड़ा, एक संग्रह आपके सामने रख दिया है जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से सीधा सवाल है। निश्चित तौर पर किसी कार्यक्रम में उनसे इतने ही तीखे सवाल पूछे जाएंगे, हालांकि पूछे जाने लगे हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट इस मामले में दिखाई थी, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सवालों के जवाब देने में कलाकार व्यक्ति हैं। बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि भाई अदालतों को मंदिर ना बोलें, मंदिर में बोल देंगे तो अदालतों में बैठे जज खुद को देवता मान बैठेंगे, और जजों पर भरोसा कम हुआ है, जजों पर भरोसा करना सीखना होगा, जजों को भी समझना होगा कि उन्हें जमानत देने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना चाहिए, अपने करियर की चिंता नहीं करनी चाहिए। तमाम तरीके की बातें वो कर रहे हैं। इन सब के बावजूद कुछ फैसले नहीं दे पा रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इस पर हमें और आपको जवाब लेते रहना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।